अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सबको ईद मुबारक और ईद की खुशियां हों और हुक्मरानों के लिए कोई अच्छी खबर ना हो, ये कैसे हो सकता है। चेयरमैन सेनेट की और स्पीकर कौमी असेंबली की तनख्वाहों में 500 से 600% तक इजाफा कर दिया गया है। पहले गालबन दोनों की तनख्वाह 2 लाख के करीब थी, अब दोनों की तनख्वाह 13-13 लाख रुपए कर दी गई है। कल 2 खबरें आई। एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट सामने आई जिससे पता चला कि पाकिस्तान के अंदर जो गुर्बत है वो 45% के करीब पहुंच चुकी है, यानी आबादी का तकरीबन आधा हिस्सा गुर्बत का शिकार है। और दूसरी जानिब ईद के मौके पे हुक्मरानों की खुशियां देखें कि कल दूसरी खबर सामने आई कि स्पीकर साहब की और चेयरमैन सेनेट साहब की तनख्वाहों में इतना ज्यादा इजाफा कर दिया गया। ये सामने अगर मैं थोड़ी सी खबर आपको पढ़ के सुनाऊं, स्पीकर कौमी असेंबली और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह में 500% इजाफा। स्पीकर कौमी असेंबली की जो तनख्वाह है जनाब वो 13 लाख रुपए मुकर्रर कर दी गई है और इसी तरीके से सेनेट के जो चेयरमैन हैं उनकी तनख्वाह भी 13 लाख रुपए मुकर्रर कर दी गई है। पहले जो है इन दोनों की तनख्वाह 2,05,000 रुपए थी, लेकिन अब दोनों की तनख्वाहें 13-13 लाख रुपए हो गई हैं। इसके ऊपर बड़ी मामूली सी मीडिया कवरेज हुई है रात से। अगर आप इमेजिन करें कि अब ये इमरान खान साहब की हुकूमत होती और जनाब इस तरीके से इस लेवल की महंगाई होती, अवाम की ये हालत होती कि 45% के अवाम के हवाले से वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि ये गुर्बत का शिकार हैं। वहां पे हुक्मरानों की आप बेहिसी देखें कि जनाब उन्होंने अचानक अनाउंस किया है कि स्पीकर साहब की और चेयरमैन सेनेट साहब की तनख्वाह में 500 से 600% इजाफा हम कर रहे हैं, 2 लाख से तनख्वाह बढ़ा के 13 लाख रुपए कर रहे हैं। अब इसके ऊपर ना कोई ज्यादा मीडिया पे बात होगी, ना इसके ऊपर ज्यादा प्रोग्राम्स होंगे, ना इसके ऊपर आपको कोई अवाम के अंदर मॉरल पैनिक क्रिएट होता हुआ नजर आएगा, ना कोई उस तरीके से लोग बात करेंगे, ना कोई सहाफी ट्वीट्स करेंगे। पिछले दिनों वो जो कराची के लड़के की वीडियो आई थी जिसे कोई मार रहा था और उसके बाद वो बहुत सारे सहाफी कह रहे थे कि ये हो गया, इंसाफ ऐसे हो गया और बड़ी बड़ी सख्त ट्वीट्स कर रहे थे कि इसके साथ ये होना चाहिए या उसके साथ वो होना चाहिए। जब भी कोई ऐसा वाकया होता है बहुत सारे दानिश्वर उसके ऊपर बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन असल ये चीजें हैं जब तक इनके ऊपर अवाम के अंदर आउटरीच नहीं होगी, किसी एक को एक थप्पड़ पड़ जाए, बुरी बातें नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन मैं जिस तरह पहले भी अर्ज करता हूं कि वो सारी अलामात हैं, ये जो इस तरह के इज्तिमाई थप्पड़ पूरी कौम के मुंह पे मारे जाते हैं, क्या इसके ऊपर एकदम से इस वक्त एक रद्द-ए-अमल नहीं आना चाहिए था? क्या इसके ऊपर मीडिया की मसलसल कवरेज नहीं होनी चाहिए थी कि ये कैसे हो सकता है यार कि वर्ल्ड बैंक बता रहा है कि आपके मुल्क के अंदर गुर्बत की ये हालत है, आप ये कहते हैं कि IMF से हम पैसे ले रहे हैं, हम अवाम को कोई रिलीफ नहीं दे सकते, टैक्स हम अगला लगा रहे हैं, लेकिन हुक्मरानों के लिए इतनी रिलीफ, पहले MPS की तनख्वाहें बढ़ी, फिर वुजरा की तनख्वाहें बढ़ी, MNS की तनख्वाहें बढ़ी और अब जो है इनकी तनख्वाह बढ़ा दी गई, उससे पहले जजेस की भी तनख्वाहें बढ़ा दी गई। भाई ये जो क्या हुक्मरान जो अशराफिया है, क्या सिर्फ उनके लिए मरात हैं पाकिस्तान के अंदर? लेकिन इंटरेस्टिंग चीज आप देखें कि एक वो बड़ी गाड़ी वाले ने अगर कोई कर दिया तो उसके ऊपर पूरी कौम के अंदर आउटरीच आ जाती है और लोग कहते हैं वो जी देखें उसको अदालत में पेश किया गया तो वो वकील भी देखें कितने गुस्से में आ गया था, उसने उसको थप्पड़ मारने की कोशिश की। और ये जो इज्तिमाई थप्पड़ आपके मुंह के ऊपर 76 बरस से हुक्मरान मार रहे हैं, उसके ऊपर किसी को कोई शर्म नहीं आती, कोई हया नहीं आती, कोई ख्याल नहीं आता। मतलब इसके ऊपर कोई रद्द-ए-अमल ही नहीं आया। मीडिया के ऊपर होना चाहिए था कि किसी भी महजूब मुआशरे के अंदर अगर अवाम की ये हालत होती और अगर ऐसे तनख्वाहें बढ़ाई जाती तो सुबह से शाम तक मीडिया के ऊपर वो चीजें फ्लैश होनी थी। यहाँ पे इस पे कोई ना मतलब ज्यादा बात होगी, बस छोटी सी खबर आएगी और खबर उसी तरीके से निकल जाएगी। अब ये डॉक्टर फारूक सत्तार साहब का बयान सामने आप देख सकते हैं कि अवाम ने मुल्क के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं, अब हमारी अशराफिया को भी मुल्क के लिए कुर्बानी देनी चाहिए। पेट्रोलियम लेवी एक किस्म का भत्ता है, ये अवाम से ज्यादती है। तो भाई इन सब की तनख्वाहें तो बढ़ गई। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब भी MNA हैं। अब मैं इस बहस में नहीं जाऊंगा कोई क्या कहता है कि कौन 47 वाला है या 45 वाला है, लेकिन जब हकीकी अवामी नुमाइंदे हों और अवाम जो है वो इस बुरी हालत में हो तो क्या वो सोच सकते हैं कि वो अपनी तनख्वाहों में इस तरीके से इजाफा करेंगे? कोई ऑप्टिक्स होती है ना कि ये हल्के में भी इन्होंने जाना होगा, लेकिन नहीं, कोई मसला ही कोई नहीं है। जब मैंडेट इतना बड़ा हो तो फिर आपको मरात बड़ी मिलती है। अब इलेक्ट होके ये सारे लोग आए हैं, बड़ा इलेक्शन जीत के आए हैं, सब ने मिलकर ये इलेक्शन जीता है, उसके बाद सब ने मिलकर ओहदे बांटे हैं। चेयरमैन सेनेट हो जाए, उस सेनेट से वो मुंतखब हुए जहां पे अभी तक खैबर पख्तूनख्वा की उस तरह नुमाइंदगी मौजूद नहीं है। 1 साल हो गया है खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट का इलेक्शन नहीं हो रहा। उसी सेनेट से, उसी कौमी असेंबली से जनाब सदर साहब भी मुंतखब हो गए हैं।
चेयरमैन सेनेट साहब भी आ गए, स्पीकर साहब भी आ गए। तो जब मिल बांट के सारी चीजें चल रही हो, मिल बैठ के सारे फैसले हो रहे हो और अवामी मैंडेट बहुत बड़ा हो, अवाम ने जब आपको इलेक्ट किया हो तो फिर ऐसे ही होता है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वो एक थप्पड़ मारने पे या एक किसी छोटे से वाक्य के ऊपर जो मॉरल पैनिक क्रिएट होता है, मीडिया के अंदर एक फ्रेंजी आ जाती है, रिपोर्टिंग होती है, इस तरह की चीज के ऊपर आपको वो चीज नजर नहीं आएगी और अवाम के अंदर भी आपको आउटरीच नजर नहीं आएगा। सोशल मीडिया पे कोई ज्यादा इस पे कोई बहस ही नहीं कर रहे, थोड़ी बहुत कोई चीजें होंगी, ज्यादा कोई उस तरह नहीं कर रहे। अगर हाँ उस तरह का कोई वाकया पेश आ जाता है जो जिनके हवाले से मैंने पहले भी कहा कि वो कतन काबिल कबूल नहीं है, उनको आइन और कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए, कोई भी शख्स अगर वैसे करता है। लेकिन वो सारी अलामात हैं, ये है बीमारी जो इस मुल्क को असल में यहाँ पे लगी हुई है। अब आप देख लें, एलन मस्क साहब की और डोनाल्ड ट्रंप साहब की लड़ाई हुई, अभी तक हमने तो खबर नहीं सुनी कि एलन मस्क की फैक्ट्री पे छापा, बिजली चोरी पकड़ी गई, एलन मस्क को जनाब उसका नाम इस लिस्ट में डाल दिया गया, एलन मस्क के ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा हो गया, कौमी राज वो ये कर रहा था, मुल्क की सलामती के खिलाफ उसने कोई बात कर ली, ये कर दिया वो कर दिया, ऐसी चीजें तो अभी तक हमने नहीं देखी। तो जो हकीकी जमहूरी मुआशरे होते हैं उनमें हुक्मरानों की ताकत जो है वो वोट की ताकत होती है, आइन की ताकत होती है, और वही आइन वही कानून अवाम को भी ताकतवर करता है, हर किसी शख्स को ताकतवर करता है। लेकिन अगर वैसा ना हो तो फिर ऐसे होता है कि आप देख लें कि एक तरफ ईद पे आम आवाम जो है वो रोटी खाने के उसको लाले पड़े हुए हैं और दूसरी तरफ इनकी देखें अयाशियां देखें कि जनाब अचानक पता चला कि 500 से 600% तनख्वाहों में इजाफा कर दिया गया। ईद के मौके के ऊपर जनाब लाहौर की सड़कों पर कुर्बानी से पहले ही अर्के गुलाब का छिड़काव, अर्के गुलाब के छिड़काव की वीडियो जारी, सड़कों, फुटपाथों, बस स्टॉपों और जो जितने भी दीगर अवामी मकामात हैं उनको अर्के गुलाब से महका दिया गया, धो दिया गया। अच्छी बात है। क्या ये सिर्फ लाहौर में होगा कि बाकी पंजाब के अंदर भी छिड़का जाएगा अर्क? अब आपको पता है कुर्बानी पे बहुत सारी आलाइशें इधर उधर फेंक दी जाती हैं, वो बड़ा गंद पड़ता है। तो जो लोग कुर्बानी कर रहे हैं उनको भी ख्याल करना चाहिए, कुर्बानी आप जरूर करें लेकिन गंद ना डालें। तो ये एक अच्छी चीज है कि अगर लाहौर में एडमिनिस्ट्रेशन चीजों को साफ रखना चाहती है। अब देखते हैं कि बाकी पूरे पंजाब में और पूरे मुल्क में क्या होता है। अच्छा, ईद के मौके पे हम सब के पसंदीदा जनाब नरेंद्र मोदी साहब, मैं पसंदीदा इसलिए कह रहा हूं कि इधर आते हैं बड़े बड़े लोग जिनके पास बड़े बड़े मैंडेट हैं, उनकी शादियों में ये शिरकत करते हैं, साड़ियों के तोहफे एक्सचेंज होते हैं और कैसे आते हैं वो सबको पता है। पर एनीवे, उन्होंने ईद की जो है ना उस बेस्ट विशेस कही है सब लोगों को, और उन्होंने कहा है कि जी बेस्ट विशेस ऑन ईद उल अज़हा, मे दिस ओकेजन इंस्पायर हार्मनी एंड स्ट्रेंथन द फैब्रिक ऑफ पीस इन आवर सोसाइटी। वो मैंने ये नहीं कहना कि मुझे मारो, मोदी साहब कह रहे हैं कि मे दिस ओकेजन इंस्पायर हार्मनी एंड स्ट्रेंथन द फैब्रिक ऑफ पीस इन आवर सोसाइटी। भाई आपने हार्मनी छोड़ी है उस सोसाइटी के अंदर। अब आप देख लें, मैं थोड़ा सा पूरा पढ़ के आपको सुना देता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं आगे हो रहा क्या वहां पे। विशिंग एवरीवन गुड हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। एक तरफ ये दुनिया को दिखाने के लिए मोदी साहब ये ट्वीट कर रहे हैं, दूसरी तरफ इस वक्त मुसलमानों की जिंदगी अजाब हुई हुई है इंडिया के अंदर, क्योंकि इसने गाय ले ली, इसने ये ले लिया। चले गाय के ऊपर तो आपको पता है एक मजहबी एतबार से वहां पे होता है, एतराज होता है, सबके मजहबी जज्बात का एहतराम करना चाहिए। लेकिन ये सामने देखें एक ट्विटर हैंडल है और इसका नाम है वॉइस ऑफ हिंदूज। उन्होंने एक तस्वीर लगाई हुई है, उस तस्वीर के अंदर एक कुछ लोग खड़े हैं और साथ उनके 2 बकरे हैं, और उसमें उन्होंने लिखा ही इज ए क्रिकेटर अवेश खान एंड टुमारो ही विल टेक द लाइफ ऑफ 3 इनोसेंट गोट्स बिकॉज ऑफ हिज हंगर एंड टू सेलिब्रेट ईद। वो ये कह रहे हैं कि देखें जी कितना जालिम है, कल इसने बकरे मार देने 2। तो भाई आपके मुल्क में तो बकरों की, भेड़ बकरियों की तरह जिस तरह लोगों को मारा जा रहा है, तो अब पहले तो वो गाय तक बात थी, अब ये बकरों के ऊपर भी इनको तकलीफ आ गई। और ये वो सारी मेंटालिटी है, ये वो सारी सोच है जो मोदी साहब ने फैलाई है वहां पे। और जो मोदी साहब का वोटर सपोर्टर जो है वो सारे इस तरह की नफाक की बात करता है, वहां पे नफाक की सियासत करते हैं, और आज चीजें इस दहश पे पहुंची हुई हैं। और उधर से मोदी साहब जो है वो कौम को मुबारकबाद दे रहे हैं, हार्मनी की, पीस की वो बातें कर रहे हैं। क्या उनके मुंह से ये बातें अच्छी लगती हैं? अच्छा, मोदी साहब ने एक और भी ट्वीट की हुई है जनाब, उन्होंने शुक्रिया अदा किया हुआ है कनाडा के वजीर आजम का, और उसमें उन्होंने कहा है कि जी वो G7 की इनविटेशन का शुक्रिया और उधर आपसे मुलाकात होगी। और पहले तो खबर आ रही थी कि मोदी को बुला नहीं रहे, और अब जिस तरह मोदी ने शुक्रिया अदा किया, मुझे किसी और
का नहीं नजर आया कि किसी और वर्ल्ड लीडर ने भी इस तरह कोई शुक्रिया अदा किया हो। शायद किसी ने किया हो, मेरी नजर से नहीं गुजरा, लेकिन लगता है कि मोदी साहब ने बड़ी कोई मिन्नत समाजत करवा के कोई अपनी इन्विटेशन अपनी करवाई है और फिर उसके ऊपर ट्वीट किया है पूरी दुनिया को दिखाने के लिए कि देखें जनाब मुझे इन्विटेशन आ गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जनाब बलोचिस्तान में सलार काकड़ साहब को वहां पे जो सूबे के लिए एक तरह से कोऑर्डिनेटर मुकर्रर कर दिया है। सूबे के अंदर जो भी अब पॉलिटिकल सरगर्मियां होंगी उसको सलार काकड़ साहब देखेंगे। आपने देखा कि सलार जो है काफी अरसा इधर मुख्तलिफ जेलों में रहे, मुख्तलिफ मुकदमात के अंदर उनको गिरफ्तार किया गया, उनकी जमानत होती थी, दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता था। अब वो रिहा हो चुके हैं, वापस बलोचिस्तान गए, वहां पे उनका बड़ा शानदार इस्तकबाल हुआ और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको बलोचिस्तान का कोऑर्डिनेटर मुकर्रर कर दिया। जनाब ईद तो पाकिस्तान में चल रही है, लेकिन ईद के फौरन बाद बजट भी आना है। हुक्मरानों के लिए कितनी इसमें खुशियां हैं या नहीं है वो आप चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असेंबली की तनख्वाहों में इजाफे से लगा सकते हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि IMF की बड़ी सख्त शराइत हैं और बजट के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिससे आवाम के ऊपर मजीद बोझ पड़ेगा और सितंबर के महीने के बाद से मजीद महंगाई होगी। अब ये बजट आता है तो उसके बाद फिर हतमी राय उसके ऊपर कायम कर सकेंगे। लेकिन ऑटो सेक्टर जो है उसके हवाले से भी मैं खबर पढ़ रहा था कि जी ऑटो सेक्टर ने तहफुजात का इजहार किया कि बाहर से जो इम्पोर्टेड गाड़ियां आती हैं अगर उनको इस तरह इजाजत दे दी गई जिस तरह IMF कह रहा है तो फिर उससे होगा ये कि मार्केट फ्लड हो जाएगी और मुकामी जो सनत है उसको नुकसान पहुंच सकता है। अब अगर बाहर से गाड़ियां आती हैं, एक बहस ये भी है कि आवाम को सस्ती गाड़ियां मिल जाएंगी। यहाँ पे गाड़ियों की कीमत इतनी ज्यादा है कि जो गाड़ी मिसाल के तौर पे इंडिया में 10 लाख रुपए की है, यहाँ पे वो 40 से 50 लाख रुपए की है। वहां पे जो है उनकी फॉर्च्यूनर वगैरह उनको मिल जाती है कुछ गाड़ियां 40-50 लाख रुपए की, यहाँ पे वो गाड़ियां इन करोड़ों में हैं। तो अगर बाहर से सस्ती गाड़ियां आवाम के लिए आती हैं कोई तो आवाम को रिलीफ मिले, पर एनीवे इससे मुकामी सनत को कितना नुकसान पहुंचेगा। और फिर यहाँ पे जो मुकामी गाड़ियों की सनत है वो इतनी उसके अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं कि पहले जाके आप पैसे बुक करा दे दें जी, इतने अरसे बाद गाड़ी आएगी। दुनिया में कहीं पे भी नहीं होता, आप जाते हैं शोरूम से आप पैसे ब्रांड न्यू गाड़ी लेके आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे उसका लंबा वेट होता है। फिर कहा जाता है कि जी अब गाड़ी डिलीवर होगी, फिर ऑन पे गाड़ियां बिकती हैं, लोग गाड़ियां बुक करा देते हैं। गाड़ी जब आती है वो आगे 2-2, 3-3, 4-4 लाख, 10-10 लाख डिपेंडिंग ऑन द कार मॉडल, वो ऑन के ऊपर यानी वो प्रॉफिट रख के वो गाड़ी आगे बेच दी जाती है। तो यहाँ पे तो बहुत ज्यादा अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं ऑटो इंडस्ट्री के अंदर। मेरे ख्याल में गाड़ियां सस्ती होनी चाहिए, बाहर से गाड़ियां सस्ती आए ताकि यहाँ पे ये जो गाड़ियां बेच रहे हैं 3 डब्बों वाली जिनका ना कोई स्टैंडर्ड है ना कोई उनकी हालत है। अभी इस्लामाबाद में जो ओले पड़े थे, जितनी पाकिस्तानी मैन्युफैक्चर्ड गाड़ियां थी जो जिस ऑटो सेक्टर को हम बचाना चाहते हैं उसके अंदर आप देखते इतने इतने बड़े गड़े पड़े हुए थे उन गाड़ियों के अंदर जनाब, होल हुए हुए थे एक तरह से जिसे आप कह सकते हैं, वो डेंट पड़े हुए थे, जिधर जिधर ओला गिरता था वो डेंट पड़ जाता था। अब जो दूसरी जो बाहर की गाड़ियां थी उनमें भी नुकसान तो हुआ लेकिन उस हद तक नहीं हुआ। ये तो बिल्कुल ही 3 डब्बे वाली गाड़ियां जो पाकिस्तान के अंदर बनती हैं, तो अगर बाहर से गाड़ियां आती हैं और बाहर से उस पर ड्यूटीज वगैरह कम की जाती हैं तो मेरे ख्याल में आम आवाम को कम से कम ये तो होगा ना कि वो गाड़ी तो बेहतर तरीके से अफोर्ड कर सकेंगे। बाकी जो कुछ हुकूमत आवाम को दे रही है वो तो फिर आपके सामने ही है। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।